हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें राजस्थान का क्या भूमिका थी। यानी राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे जयपुर का क्या रोल था, जोधपुर का क्या था, कोटा का क्या था, भरतपुर का क्या रोल रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और 2013 के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जय भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर जो रियासत थी उसका क्या रुख था या उसकी क्या भूमिका थी। तो अब उसके बाद में सब लोग जो है वो जयपुर पढ़ाने लग गए, जबकि और किसी रियासत के बारे में भी तो पूछ सकते हैं। और ये एग्जैक्ट आपको यदि मैं पेज नंबर भी बताऊं, यदि इसका कि कौन से पेज नंबर पे ये चीज़ लिखी हुई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, तो आप जाके देखिएगा कि एग्जैक्ट वहां से ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो है आपके पास में 11th क्लास की एनसीआर 11th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 20th नंबर पेज के ऊपर है, 20वें नंबर पेज के ऊपर ये चीज़ें दी हुई है, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। और फिर 2016 के अंदर 2016 में 10 मार्कर क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि और बहुत सारी कम चीज़ें, ज़्यादा नहीं दी हुआ है। जैसे प्रजामंडल में कितना कम दिया हुआ है, जबकि आप प्रजामंडल कई दिन तक पढ़ते हैं, 20 प्रजामंडल पढ़ते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो सीधा सीधा आपसे आराम से बन जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा ये कहना है कि इसे 100% करिए, और बहुत इतनी ज़्यादा भी नहीं है। जितना आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं नॉर्मली, उसका 30% एनर्जी और टाइम में चारों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हो जाएंगी। और क्वेश्चंस जो है वो बाकी जगहों से तो कोई लिमिट है नहीं, यहाँ आपको एटलीस्ट पता चलेगी कि हमारी लिमिट कहाँ पर है। तो इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कवर करिए। मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक ही सीमित रहूँ इसमें, ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन लोग, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा ठोलिया 10 कोड है। आप इसे ध्यान से फिल करिएगा एनरोल करते टाइम पे। मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अपडेट के लिए। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कोई टाइम में बहुत टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे। अब आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस की हालत, तो लगभग वो सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। एक ही सब्जेक्ट के आपको 4 लोग 5 लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे, और ये चॉइस आपको सिर्फ अनअकैडमी पे मिलती है और किसी पर नहीं मिलती। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, और 10 टाइम्स कम चार्जेस हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट है आपके पास है, वीकली क्विज है, मेगा क्विज है, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपका कोर्स जैसे मैंने क्वालिटी स्टार्ट किया तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उसे फिनिश करूँ। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ठोलिया 10 तो आप सभी की क्लासेस देख पाएंगे। हाँ, उसमें जैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, संडे को टेस्ट कर लेना है, वो सब चीज़ें वो मैं देखता हूँ। इसके लिए बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा। अनअकैडमी टाइप करने के बाद आप उसे डाउनलोड करके फिर अपने आप को रजिस्टर करिए वहाँ, और उसके बाद आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेज है 7000। बट यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करते हैं, जो कि मेरा रेफरल कोड है, आप इसे फिल करते टाइम ध्यान रखिएगा कोई स्पेस नहीं है, और 10 है आखिर में। कई बार लोग है कि पूरा यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मान लो कि ST10 है या ठोलिया 10 है तो उसके आगे वाला नहीं यूज़ करा, तो वो किसी और के रेफरल में जाता, फिर कहते हैं सर मेरे को पता नहीं चला, गलती हो गई। तो ध्यान से भरिएगा इस कोड को, ठोलिया 10 कोड है, उसके बाद आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि सर सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने। लेकिन इस कोड की वैल्यू है इसलिए ध्यान से देखिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी होता है। अब देखो, यदि आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि 2 ईयर के लिए लीजिएगा। यदि 2 ईयर के लिए लेते हैं तो चार्जेस है 8400, और यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करते हैं तो आप 7560 में एनरोल कर पाएंगे, जो कि 2 ईयर के लिए बहुत ही कम चार्जेस हैं। और इसके लिए आपने पहले कोचिंग की है तो भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। यदि आपने ऑफलाइन की है तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर नहीं हो पाती है कई बार, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। टेस्ट वगैरह की राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं हुई है तो उसके लिए ले सकते हैं। तो इतने कम चार्जेस हैं कि आप इसे एक उसके सब्सिडरी के रूम में भी ले सकते हैं। और जिसने नहीं कराया अभी तक सब्सक्रिप्शन या कहीं पर नहीं गए हैं, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, घर बैठे आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ये पॉलिटी का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से मैं जो है वो आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूंगा, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं।
अब देखो हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान की भूमिका। थोड़ा सा है तो ये फैक्चुअल टॉपिक, क्योंकि किस किस ने उस टाइम पे जो है वो नेतृत्व किया और ये सब चीज़ें। लेकिन देखो भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया। कौन छोड़ो भारत? इतना सही था, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आइडिया होगा, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अंग्रेज शासन करते थे इतना तो आइडिया होगा आपको। तो भारत में अंग्रेज शासन करते थे, अब उनको निकालना था। तो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के नेतृत्व में ही हुई। और जो गांधी जी के एक तरीके से देखा जाए जो व्यक्तित्व है उससे विपरीत नारा दिखेगा आपको, इसलिए ध्यान से रखिएगा, जैसे करो या मरो। इस तरह के उनके जीवन में उन्होंने इस तरह की चीज़ों का कम ही प्रयोग करा। लेकिन जब अंग्रेज़ों को आखिरी मोमेंट में निकालने की बात थी तो उन्होंने आर पार की लड़ाई के लिए संदेश दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा करो, उनका मतलब था कि अब हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, अब इसे वापस रोकना नहीं है। उससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए और गांधी जी ने समय समय पर कुछ घटनाओं से, कुछ कारणों से प्रभावित होकर के उन्होंने उनको वापस लिया। एक्चुअली वो जनता की ताकत भी समझते थे कि कितना झेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा राइट टाइम है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी जरूरी है। तो वो समझते थे कि किस समय पर हमें कौन सी रणनीति का प्रयोग करके और किस तरीके से जनता जो है उनको चैनलाइज करना है। यहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इनकी शुरुआत ही क्यों हुई? इसलिए कि एक तो देखो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत उनकी तरफ से लड़े। कांग्रेस के नेता चाहते थे, या भारत ये था कि हम लड़ें क्यों, हमारा क्या प्रयोजन है, हम युद्ध में शामिल ही नहीं होना चाहते। लेकिन भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होने के बावजूद, क्योंकि ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं भारत को ऊपर भी आना है। और अंग्रेज तो चाहते कि प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग भाग लें, तो उसका एक विरोध के शोरूम में देख सकते हैं आप। दूसरी चीज ये थी कि जैसे इससे पहले अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये सब चीजें जो हो रही थी, और यदि देखा जाए तो ज्यादातर आप यदि ध्यान दोगे तो क्रिप्स मिशन को आप ध्यान दो। जो क्रिप्स मिशन है उससे भारतीयों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। भारतीयों को लगा था कि यहां से हम लोगों को कुछ खास मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से क्रिप्स मिशन फेल हुआ और जो उम्मीदें थी उनका कुछ भी नहीं बना, और सिर्फ बना नहीं बल्कि भारतीयों को, भारतीय नेताओं को और भारतीय जनता को ये बात समझ आ गई थी कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों को किसी प्रकार की आज़ादी देने के मूड में नहीं है, ना तो आज़ादी देने के मूड में, ना कुछ रियायतें खास। सिर्फ ये रुक जाओ कुछ समय के लिए, सारी चीज़ें आपको विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद देंगे, तो किसको पता है कि देंगे। लेकिन इनकी नीयत समझ में आ गई थी। एक तो 200 साल से शासन कर रहे थे, वैसे भी समझ में आ गई थी, और 200 साल से नहीं समझ में आई तो बाकी जितने भी उन्होंने अभियान भेजे उनमें लगातार आप देख लो, शुरू से ही देख लो, कुछ खास भारतीयों को मिला नहीं। तो इसलिए भारतीयों ने सोचा कि हम लोगों को, जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लोग जो है वो स्वाधीनता या आज़ादी नहीं पा सकते। और तब तक ये है कि भारतीय जनता के मन में आज़ादी को लेकर के मन में जो थी वो एक भाव उत्पन्न हो गया था, और इससे कम में वो समझौता करने के मूड में भी नहीं थे। यानी हमें आज़ादी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, इस बात पर एक एक भाव मन में आ गया था और इस बात के लिए तैयार हो गए थे। अब अंग्रेज यदि इससे कम देने की कोशिश करें, हम तुम्हें डोमिनियन दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, जिसमें भारत के लोगों के द्वारा ही भारत का शासन हो। ये भाव लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम था। लगातार प्रयास, 1857 की क्रांति से प्रयासों की शुरुआत होती है। हाँ, 1857 की क्रांति जो उसका वास्तविक मकसद था उसमें वो सफल नहीं हो पाई, जिसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण हम ये कह सकते हैं कि समय से पहले उसकी शुरुआत है। उसके बाद बहुत सारे संगठन बने, जिसके अंदर कांग्रेस से पूर्व के संगठन है। उसके बाद कांग्रेस का निर्माण है 1885 में। उसके बाद में होने वाले बहुत सारे आंदोलन हैं, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों की भूमिका है, उसमें नरम दल और गर्म दल के नेताओं की भूमिका है। उसके बाद होने वाले किसान आंदोलन, जिसमें यदि राजस्थान की प्रिसाइजली बात करो तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, या जनजातियों में होने वाले आंदोलन, भगत आंदोलन, आपके पास में एकी आंदोलन, ये बहुत सारे इस तरह के आंदोलन थे जिन्होंने जनता के हर वर्ग को छुआ था।
जनता के सभी वर्गों तक इन्होंने एक तरीके से पहुंचने की कोशिश करी, सभी वर्गों तक, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम किया, जिसमें हमारे क्रांतिकारी, जिसके अंतर्गत आप ले सकते हो कि केसरी सिंह बारट का नाम ले सकते हो, अर्जुन लाल सेठी का नाम ले सकते हो, विजय सिंह पथिक का नाम ले सकते हो, नेनूराम शर्मा का नाम ले सकते हो, या जैसे हमारे प्रजामंडल के नेता थे माणिक्यलाल वर्मा, ये भी क्रांतिकारियों में ही थे, जमनालाल बजाज हो गए, उसके बाद हीरालाल शास्त्री वगैरह हो गए। तो इस तरीके से जयनारायण व्यास हो गए, इस तरह के नेता थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और जनता को जागरूक करने का काम किया, और इसी की प्रणीति और लगातार प्रयास करते रहे कि जिस प्रकार से कांग्रेस ब्रिटिश भारत की जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, उसी तरीके से राजस्थान में जो राजाओं के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा और ठिकानेदार के द्वारा तीनों स्तर पर जो शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के हम लोग प्रयास करें और उसमें कांग्रेस हमारा समर्थन दे। 1838 में हरिपुरा सम्मेलन के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको मान्यता मिलना, और उसके बाद में सभी रियासतों के अंदर राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना होना, और इन प्रजामंडल संगठनों के द्वारा जुलूस निकाला जाना, आपके पास संगठन बनाया जाना, संस्थाओं का निर्माण करना, सभाएं करना, समितियां बनाना, और इसके माध्यम से जन जागरूकता लाना और जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार करना, ताकि जरूरत पड़ने पर या समय आने पर इसे सबका साथ लेकर के और भारत को आजाद करवाया जा सके। मेरे को लगता है कि ये बात भारत छोड़ो आंदोलन में जरूर महसूस की गई, और ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये उससे पहले वाले सभी आंदोलनों से ज्यादा व्यापक था और ज्यादा तीव्र था। और इसमें खास बात यह थी कि जो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ, और ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ही दमन चक्र चलाया, और जनता को एक तरीके यहाँ पर जनता के ऊपर दमन चक्र चलाया। उसमें 9 अगस्त को ही 0 आवर के ड्यूरेशन में सभी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले जितने भी आंदोलन थे, या एक आंदोलन की प्रकृति होती है कि जो उसका नेतृत्व करने वाला है, यदि वो नहीं रहे तो आंदोलन शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन 1942 के आंदोलन में ये समझ में आएगा आपको कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो राजस्थान के स्तर पर हो, इस आंदोलन में प्रथम श्रेणी के नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बावजूद कुछ स्थानों पर द्वितीय पंक्ति के नेताओं के द्वारा, यानी सेकंड लाइन के जो लीडर्स थे उनके द्वारा भूमिगत रूप से या रेडियो के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जनता को लगातार संदेश पहुंचाना, जनता को लगातार एक तरीके से निर्देशित करने का भाव, या इसमें यह कह लो कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, या ऐसे कुछ क्या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कोई नेता ही नहीं था, जहां पर आपको प्रथम पंक्ति के भी नेता नहीं दिखेंगे, द्वितीय पंक्ति के भी नहीं दिखेंगे। वहां पर जनता खुद ही अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, जनता खुद ही आंदोलन कर रही है, खुद ही निर्णय कर रही है, खुद ही अपना मार्गदर्शन कर रही है। और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है, जनता का तीव्रता आंदोलन की, जनता के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन की तीव्रता और बढ़ती जाती है। ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। राजस्थान में भी देखा जाए तो लगभग 400 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लगभग 400 लोगों को। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर सभी रियासतों में करीब करीब, 1-2 रियासतों को छोड़ दो तो करीब करीब जो है वो आंदोलन हुआ था। और आगे चल करके आने वाले टाइम में यहाँ पर अनेक रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की भी स्थापना की शुरुआत हुई थी। कुछ तो महाराजा वगैरह भी है जो फिर बाद में प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है, उत्तरदायी शासन की शुरुआत। तो राजस्थान ने भी इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। राजस्थान में भी जो बड़े लीडर्स थे उनमें से बहुत सारे गिरफ्तार हो गए, या जैसे माणिक्यलाल वर्मा वगैरह की अपन बात करें तो उस टाइम पे वो एक मीटिंग में भाग लेकर के इंदौर पहुंचे थे। तो इंदौर में किसी ने पूछ लिया उनसे कि मेवाड़ इस बार क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मेवाड़ी हैं, हम हमेशा जो है वो भगवान शिव के नाम पर जो है वो भोले शिव के नाम पर हम हमेशा साथ देते हैं, इस बार भी शामिल होंगे। इसी तरीके से जयनारायण व्यास वगैरह थे, उनके ऊपर कंटिन्यूअसली भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इस आंदोलन को रोकने के लिए दबाव बनता रहा, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं किया। चाहे वो फिर कोटा हो, कोटा में आम जनता जो थी उन्होंने जो है वहाँ के जो पुलिस वाले थे या वहाँ के ब्रिटिशर्स थे उनको बंदी बना लिया, जेलों के अंदर डाल दिया, कारागारों के अंदर डाल दिया। वहाँ का जो राजा था उसको मजबूर किया कि आपको जो है वो वहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके खिलाफ आप दमन का कार्यवाही नहीं करोगे, झंडा फहराना और उन कर्मचारियों के द्वारा उन्हें सल्यूट दिया जाना,
ये कोटा में सबसे तीव्रता देखी गई इस चीज की। इसी तरीके से आप धौलपुर वगैरह देख लो, भरतपुर वाला क्षेत्र देख लो, बाकी बीकानेर वगैरह देख लो, सभी रियासतों ने करीब करीब भाग लिया। इसमें एक संदेहास्पद दिखेगी आपको जयपुर वाली रियासत। जयपुर रियासत के अंदर हीरालाल शास्त्री थे और मुख्यमंत्री थे मिर्जा राजा इस्माइल। तो उनके मुख्यमंत्री क्या उस टाइम पे जो शासक थे, मुख्यमंत्री नहीं तो मिर्जा राजा इस्माइल जो थे वहाँ के शासक थे, उनके और हीरालाल शास्त्री के मैत्रिक संबंध थे। तो उन्होंने कुछ समझौता कर लिया था। किस तरह का समझौता, 1 2 3 करके आप समझो कि जैसे कि जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों का साथ नहीं देगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। दूसरी चीज ये कि यदि जयपुर प्रजामंडल किसी प्रकार का जुलूस निकालता है, किसी प्रकार का संगठन बनाता है, किसी प्रकार की सभा करता है तो रोक नहीं। इसके एवज में एक चीज हो गई कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। जबकि जितने भी इसे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए लोग थे वो सब चाहते थे कि जयपुर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, इसके अंदर भाग ले। लेकिन हीरालाल शास्त्री ने जो है अपना मत बता दिया, अपना समझौता बताया। तो बहुत सारे लोग थे, बाबा हरिश्चंद्र वगैरह और उनके साथी, ये लोग मिलकर के अलग होकर के आजाद मोर्चा का गठन करता है। और ये बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखी हुई है। तो आपको किस तरीके से एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत का क्या रोल था। तो अब आपसे कोटा का पूछ सकते हैं, बाकी रियासतों को पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा में किस तरह की गतिविधियां चल रही थी, जोधपुर रियासत में किस तरह की गतिविधियां थी, मेवाड़ रियासत में किस तरह की गतिविधियां थी। तो ये सारी चीजें हो सकता है। किन किन महिलाओं ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में किन किन नेताओं ने जो है वो राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में या मेवाड़ क्षेत्र में किन नेताओं ने भाग लिया। तो इस तरीके की चीजें आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दी हुई मिलेगी। और ये टॉपिक ज्यादातर चीजें पर देखो आप ऑनलाइन जाकर के आपको मिलेगा भी नहीं कि किस तरीके से राजस्थान की क्या भूमिका थी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिर से पढ़ाते हैं इसको। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करिएगा। तो अब हम लोग स्लाइड देख लेते क्या है। बाकी इसका मैंने पूरा थीम आपको समझा दिया कि राजस्थान में भी क्या चीजें थी। यहाँ के जो राजस्थान के जो शासक थे वो जनता पर बहुत ही खतरनाक तरीके से दमन कर रहे थे जनता का। और ये जो क्रांतिकारी थे ये प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे वहां के शासकों के ऊपर कि 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आप ब्रिटिशर से अपना संबंध खत्म कर दो। जैसे ही ये इस तरह का कुछ दबाव बनाते वो इनको गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन इनके गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन रुक नहीं रहा था, बल्कि जनता और अन्य लोग इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये आंदोलन इस तरह का था। हाँ, अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो इसका दमन कर दिया गया था जनता इसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि ये भारतीय जनता है वो गुलामी की जंजीरों को ज्यादा समय तक झेल नहीं सकती है। अब भारतीय जनता आजादी चाहती है, आजादी लेके रहेगी। अब इसका समय और जो तारीख वो निर्धारित करनी है कि किस समय होगा। लेकिन अब ये गुलामी नहीं सही जाएगी। ये भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिशर्स को भी एहसास करवा दिया और यहाँ के लोगों को भी ये भाव आ गया कि हम लोगों को आजादी मिलने वाली है। तो ये इस तरह का आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त को पास हुआ, मैंने कहा ना। और 9 अगस्त को 0 आवर के ड्यूरेशन में सारे कांग्रेस नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी का पूरे देश के स्तर पर व्यापक विरोध हुआ और राजस्थान के अंदर भी इसका व्यापक विरोध हुआ। राजस्थान के अंदर यदि आप देखोगे तो जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई, हड़ताल किए गए और इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने, स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थी, लंबे समय तक कॉलेज वगैरह बंद रहे, गए ही नहीं बच्चे। इनमें छात्रों ने और छात्राओं ने बराबर रूप से इस भारत छोड़ो आंदोलन में, राजस्थान के छात्रों ने, राजस्थान की महिलाओं ने, राजस्थान के लोगों ने उसी तरीके से पार्टिसिपेट किया जैसे बाकी लोग कर रहे थे। 1942 में करो या मरो की घोषणा के साथ ही राजस्थान में भी गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। जगह जगह जुलूस निकाले जाने लगे, सभाओं का आयोजन होने लगा, हड़तालों का आयोजन होने लगा और विद्यार्थी भी अपने शिक्षण संस्थाओं से बाहर जाकर के आंदोलन में कूद पड़े। स्थान स्थान पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। मतलब ये आंदोलन ऐसा था जो हिंसक भी हुआ। लेकिन इस बार गांधी जी ने ठान लिया था कि मुझे वापस नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था करो या मरो, यानी आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये कैसा आंदोलन था। तार और टेलीफोन की लाइनें काट दी गई थी और जनता ने न केवल डिस्ट्रक्टिव काम बल्कि कंस्ट्रक्टिव काम यानी सर्जनकारी काम करने के लिए
समानांतर सरकारों का भी गठन किया ताकि प्रशासन वगैरह जो है वो बाधित ना हो। उधर जवाब में ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही ज्यादा दमन चक्र चलाया। जगह जगह पुलिस ने गोलियां चलाई, कई मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। आप समझो कि किस तरह का उस टाइम पे और दमन कर दिया गया था। देश की आजादी की इस बड़ी लड़ाई में राजस्थान ने भी कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। अब जोधपुर राज्य में क्या हुआ देखो। जोधपुर राज्य में सत्याग्रह का दौर चला। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना, गांधी जी का हथियार था ये। जेल जाने वालों में जोधपुर राज्य में ध्यान रखिएगा कौन कौन थे। मथुरा दास माथुर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया हुआ है, देवनारायण व्यास, गणेशी लाल व्यास, सुमन जोशी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, छगनराज चौपासनीवाला, स्वामी कृष्णानंद, द्वारका प्रसाद पुरोहित आदि थे। ये जोधपुर है। नाम का ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिए, आने के बाद पढ़ोगे, पहले पढ़ लो आप। जोधपुर में विद्यार्थियों ने बम बनाकर सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, किंतु राज्य सरकार के दमन के कारण आंदोलन कुछ ही समय में शिथिल पड़ गया। सरकार के पास ताकत थी। अनेक लोगों ने जयनारायण व्यास पर दबाव डाला आंदोलन समाप्त करने का, लेकिन वो अडिग रहे, वो नहीं माने। और 1942 के आंदोलन में जोधपुर राज्य का इस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान रहा। जोधपुर में दमन कर दिया गया था बाद में, लेकिन इस आंदोलन में लगभग 400 व्यक्ति जेल में गए थे। परंतु महिलाओं में श्रीमती गोरजा देवी जोशी, याद रखिएगा किन महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, श्रीमती सावित्री देवी भाटी, श्रीमती श्रृंकवल व्यास, श्रीमती राजकौर व्यास। ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले आपसे कि जोधपुर रियासत से या जोधपुर क्षेत्र से जो कि 1942 में भाग लेने वाली महिलाएं, 2 मार्कर क्वेश्चन। फिर आप कहोगे कि पेपर बहुत टफ आया, ये यहां से पूछते हैं क्वेश्चंस, बाकी किसी बुक से क्वेश्चन आए नहीं आए, इनसे आते हैं तो ध्यान से याद कर लीजिएगा इनको। माणिक्यलाल वर्मा, ये आपके पास में बात है आपके यहाँ मेवाड़ रियासत की शुरुआत है, मेवाड़ क्षेत्र में। माणिक्यलाल वर्मा, मैंने अभी बताया आपको, रियासती नेताओं की बैठक में भाग लेकर के इंदौर आए थे। जब उनसे पूछा गया कि मेवाड़ की क्या भूमिका होगी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, तो उन्होंने बहुत सहज उत्तर दिया कि भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार महादेव बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, और इस बार भी बोलेंगे। स्पष्ट हो गया था कि वो इस आंदोलन में अपना सकारात्मक रुख रखते हैं और भाग लेंगे। ये मुंबई से लौटकर जो यहाँ के महाराणा थे, उनको 20 अगस्त तक का अल्टीमेट दिया कि आप 20 अगस्त तक जो है अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर दो, लेकिन महाराणा राजा नहीं मानते थे। इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, इनकी बात को महत्व दिया नहीं गया और उदयपुर में कामकाज ठप हो गया। पूरी कोशिश कर रहे थे दबाने की, और प्रशासन चाहता था कि मेवाड़ के अंदर आंदोलन नहीं हो, लेकिन प्रशासन को भी ये दुख रहा कि मेवाड़ में होने वाले आंदोलन को या जनता को नहीं रोक सके। तमाम तरह की कार्रवाई करने के बावजूद, बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद, उनके दमन करने के बावजूद, कठोर कार्रवाई करने के बावजूद, जेल में डालने के बावजूद, उनके साथ अत्याचार करने के बावजूद, सभी प्रकार की चीजें, शाम दाम दंड भेद सब अपनाने के बावजूद भी उनको, मेवाड़ के प्रशासन को ये दुख ये क्या, ये रहा दर्द कि हम इसे रोक नहीं पाए। इसके साथ ही प्रजामंडल के कार्यकर्ता और सहयोगियों की गिरफ्तारी के सिलसिला शुरू हो गया कि खुद ही तैयार हो गए कि करो चलो। उदयपुर के भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता, ये नेता याद रखिएगा, मोहनलाल सुकाड़िया, ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र के, मोतीलाल तेजावत, शिवचरण माथुर, हीरालाल कुठारी, प्यारेचंद्र बिश्नोई, रोशनलाल बोरदिया आदि गिरफ्तार हुए। उदयपुर में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लेकर के भी जेल गई थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी हो, रामनारायण चौधरी की पत्नी हो, ये ग्रहणिया टाइप थी और इन्होंने भाग लिया बढ़ चढ़ करके, और इनका 6 महीने का बेटा था, उसको गोद लेके जेल गई थी। तो महिलाओं ने भी मेवाड़ रियासत में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, छात्रों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था यहाँ, और पुरुषों ने तो लेना ही था, क्रांतिकारियों ने जो, तो आम जनता खुद ही नेतृत्व करने लग गई थी। अब यहाँ पर महिलाओं को प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं थी। जितने भी 1857 से लेकर के 1942 से पहले के जितने भी क्रियाकलाप है जो हम पढ़ते हैं, प्रजामंडल के रूप में पढ़ते हैं, किसान आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं, वो इसी दिन के लिए है कि अब जनता संगठित होगी राष्ट्रीयता की भावना के साथ, और जब राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है फिर मेरे हिसाब से नेतृत्व की जरूरत कम पड़ जाती है, होती तो है लेकिन कम हो जाती है। प्यारचंद बिश्नोई की धर्मपत्नी भगवती देवी ने भी जेल गई थी।
आंदोलन के दौरान उदयपुर में महाराणा कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाएं बंद रही, बंद ही रहेंगी, छात्र तो जा ही नहीं रहे थे, और लगभग 600 छात्रों ने गिरफ्तारी दी थी। मेवाड़ के संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र नाथ द्वारा थे। बताइए श्रीनाथ जी का, यहाँ भी हड़ताल जुलूस सब चीजें यहाँ भी हुई। इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़ में भी संघर्ष हुआ, ये अन्य क्षेत्र थे। उदयपुर तो है ही है, इसके अलावा आपके पास नाथ द्वारा है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, शाहपुरा है, ये सब यही क्षेत्र थे। भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास हो गए, जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र व्यास थे, को आंदोलन प्रारंभ होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ में आंदोलन को रोका नहीं जा सका, इस बात का मलाल हमेशा रहा प्रशासन को कि नहीं कर सके। तमाम कार्यवाही करने के बावजूद मेवाड़ क्षेत्र में नहीं रुका। तो मेवाड़ क्षेत्र में ये ध्यान रखना है कि किन किन लोगों ने भागीदारी दी, किन महिलाओं ने भागीदारी दी, क्या रुख रहा तो मेवाड़ का इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी सारी चीजें लेके आओगे तो 5 में से 3.5 4 नंबर मिलते हैं। जयपुर राज्य की 1900 जयपुर रियासत, ये जयपुर रियासत की बात मैंने बताई दी कि इसका थोड़ा संदिग्ध रहा, क्योंकि हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता कर लिया था, और उस समझौते के तहत जो था ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल शामिल नहीं होगा। इससे नाराज हुए बाबा हरिश्चंद्र हो गए, रामकरण जोशी हो गए, दौलत भंडारी हो गए, ये सब लोग नाराज होकर के इन्होंने फिर आजाद मोर्चा का गठन कर लिया था। जयपुर राज्य की 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका विवादास्पद रही। जयपुर प्रजामंडल का एक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन से अलग नहीं रहना चाहता था, वो चाहते थे कि भाग ले, क्योंकि प्रजामंडल में जो लोग थे एक तरीके से वो क्रांतिकारी की भूमिका में ही थे, और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और लगे हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन है और भारतीयों के लिए, उससे अलग कैसे हो सकते हैं ये लोग। तो इन्होंने फिर मतभेद हो गए हीरालाल शास्त्री जी से, संगठन के अंदर भी और संगठन के बाहर भी काफी आलोचना हुई हीरालाल शास्त्री जी की। और इसके बाद जो बाबा हरिश्चंद्र है, उनके साथी थे जैसे रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, ये कुछ लोग मिलकर के फिर आजाद मोर्चा का गठन करते हैं। हीरालाल शास्त्री ने 17 अगस्त 1942 को की शाम को जयपुर में आयोजित सार्वजनिक सभा में आंदोलन की घोषणा का आश्वासन दिया था कि हम लोग शामिल होंगे। लेकिन यद्यपि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभा भी हुई, परंतु हीरालाल शास्त्री ने आंदोलन की घोषणा करने के स्थान पर सरकार के साथ हुए समझौते पर, वार्ता पर प्रकाश डाला कि हम लोग ये करने वाले हैं। आश्वासन, इनको लगा था कि जो है वो पॉजिटिव रूप देखा इन्होंने, वहाँ के जो शासक थे, इसलिए मिर्जा इस्माइल का, तो इनको लगा कि नहीं करने की जरूरत है। हीरालाल शास्त्री ने ऐसा हो सकता है कि इसलिए किया हो कि उनके जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और मित्र कहता है तो बात मान ही लेता है। जयपुर महाराजा के रवैये एवं आश्वासन से जयपुर प्रजामंडल संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट था, है ना, नहीं संतुष्ट था, सॉरी, जयपुर प्रजामंडल संतुष्ट मतलब हीरालाल शास्त्री जी संतुष्ट थे। जयपुर राज्य के भीतर और बाहर हीरालाल शास्त्री जी की काफी आलोचना हुई, क्योंकि जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, और हीरालाल शास्त्री जी ने जो है वो जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था मिर्जा इस्माइल के साथ में, और ये तय हो गया था कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा भारत छोड़ो आंदोलन में। ये बात जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आई, ये जयपुर की जनता को भी पसंद नहीं आई, और अंतिम रूप से उन्होंने एक नए संगठन के रूप में आजाद मोर्चा के रूप में गठन किया, और उसके माध्यम से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और उसके बाद आगे चल करके मेरे को ठीक याद आ रहा है तो 1945 के आसपास जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल वापस मिल गए थे। बाबा हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों के द्वारा एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम है आजाद मोर्चा। इस मोर्चे का कार्यालय गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर था। जयपुर के छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल करी, यानी सभी जगहों के छात्रों ने, महिलाओं ने और आम जनता ने है हमेशा साथ दिया। जयपुर के छात्रों ने, जयपुर की महिलाएं, जयपुर के जो जनता थी, उनका रुख था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने लिया भी, छात्रों ने गिरफ्तारियां दी, बाकी लोगों ने भी, लेकिन प्रजामंडल जो था उसका रुख थोड़ा सा संदिग्ध था। कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता, कोटा के ध्यान दीजिएगा, कौन थे प्रजामंडल के नेता उस टाइम पे, पूछ लेंगे उस टाइम पे, तो अबिन हरी या किस क्षेत्र के नेता थे? अध्यक्ष उस टाइम पे मोतीलाल जैन थे प्रजामंडल के उस टाइम पे, लेकिन नेता थे अबिन हरी। तो इनका पूछ लेंगे कि किस प्रजामंडल से संबंधित थे, प्री में क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, तो मोतीलाल जैन और अबिन हरी जो नेता थे ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। फिर कहोगे कि पेपर बहुत टफ आया,
तो अबिन हरी की मुंबई से लौटते ही 13 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजामंडल के अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराजों को 17 अगस्त को अल्टीमेट दिया था कि वे शीघ्र ही अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लें। यानी कंटिन्यूअसली ये जो प्रजामंडल के नेता थे, क्रांतिकारी थे, जनता थी, कंटिन्यूअसली दबाव बना रहे थे अपने शासकों के ऊपर कि अब आपको समय आ गया है कि आप भारत की जनता का साथ दें और ब्रिटिश जनता से संबंध विच्छेद कर लें। इस तरह की चीजें, क्योंकि गांधी जी ने करो या मरो यानी आर पार की लड़ाई थी, लोगों को लग रहा था कि बस आज़ादी मिलने वाली है, तो फिर अंग्रेजों के साथ देने की क्या मतलब है, उसका शेंशी क्या है। ठीक है, फलस्वरूप सरकार ने प्रजामंडल के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें शंभू दयाल सक्सेना, बेणी माधव शर्मा, मोतीलाल जैन, ये ध्यान रखना ये किन से संबंधित है, कोटा से संबंधित है, हीरालाल जैन ये नेता, शंभू दयाल सक्सेना, बेणी माधव शर्मा, मोतीलाल जैन और हीरालाल जैन का संबंध कोटा से। वहां पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नाथूलाल जैन ने आंदोलन की बागडोर संभाली। इन लोगों की गिरफ्तारी होगी तो नाथूलाल जैन है इन्होंने, तो याद रखना ये जो जैन वाले लोग हैं ज्यादातर इनका संबंध कोटा से ही है, ध्यान रखना आप, कोटा से इनका संबंध। और यहाँ की जनता ने जो है बहुत सारे यहाँ के जो पुलिस वाले थे उनको बैरक के अंदर बंद कर दिया गया था, बाहर से आप ये कह सकते ताला लगा दिया था। यहाँ के जो राजा महाराव थे, महाराव जो या राजा कह लो, उनको भी मजबूर करा था कि आप लोग जो है वो दमन कार्रवाई नहीं करेंगे क्रांतिकारियों के विरुद्ध, और झंडा फहराने के लिए राजी करा इन्होंने। और इस तरह की चीजें यहाँ पर आम जनता के दबाव से हुई। यानी यहाँ पर चाहे 1857 की क्रांति हो उसमें भी कोटा की जनता ने, आम जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में हो तो भी कोटा की जनता की विशेष भूमिका रही। और वहाँ के राजा की हालत खराब करने में, वहाँ के अधिकार जो ये पुलिस वगैरह के कर्मचारी थे उनकी हालत खराब करने में इनकी भूमिका थी। इस आंदोलन में कोटा के विद्यार्थियों को उत्साह देखते ही बनता है। विद्यार्थियों ने पुलिस को बैरकों में बंद कर दिया, बैरक वगैरह जो होते हैं, और रामपुर शहर कोतवाली पर अधिकार कर लिया, उस पर तिरंगा फहरा दिया, तिरंगा फहराया। और जो ये पुलिस वगैरह के अधिकारी वगैरह थे इनसे सलामी दिलवाई। यहाँ की जनता इतनी एक्टिव थी, जनता ने नगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। लगभग 2 सप्ताह बाद जनता ने महाराव के इस आश्वासन के बाद कि सरकार जो है इन जो क्रांतिकारी वगैरह लोग हैं या जो आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, इस आश्वासन के बाद इनको फिर वापस प्रशासन सौंप दिया गया और गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। ये पहले आश्वासन ले लिया था कि आपको तभी हम वापस गद्दी पर बैठा रहे हैं जब आप ये सब चीजें नहीं करेंगे। अब भरतपुर क्षेत्र है, इसमें भी इसी तरीके से जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, है ना, यहाँ भी चिंगारी फैल गई थी। और भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, के कार्यकर्ता जैसे मास्टर, ये ध्यान रखना है नाम इनका, आदित्येंद्र थे, युगल किशोर चतुर्वेदी थे, जगपति सिंह है, रेवती शरण है, हुकम चंद है, गौरी शंकर मित्तल है, रमेश शर्मा है, इन तरह के नेता थे। ध्यान रखना इन नेताओं का नाम कि ये इनका संबंध भरतपुर राज्य परिषद से है। इन्होंने गिरफ्तारी दी। इसी समय 2 युवकों ने डाक खाने और रेलवे स्टेशन को तोड़ दिया। योजना बनाई थी, तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, सफल नहीं हो पाया। आंदोलन की प्रगति के दौरान ही राज्य में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ आने के कारण से फिर इसको भरतपुर के क्षेत्र में इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया गया था। अतः प्रजा परिषद ने इस प्राकृतिक विपदा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि बाढ़ आ गई तो लोगों को राहत पहुंचाना था, और राहत कार्यों में लगने का निर्णय लिया कि लोगों की जो परेशानी है उसको कम करें, ना कि आंदोलन करें। शीघ्र ही सरकार से आंदोलनकारियों का समझौता वार्ता प्रारंभ हो गई। वार्ता के आधार पर राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। यहाँ पर भी इस तरह की चीजें। सरकार ने निर्वाचित सदस्यों को बहुमत वाली विधानसभा बनाना स्वीकार कर लिया। मतलब यहाँ पर एक तरीके से उत्तरदायी शासन की शुरुआत। शाहपुरा राज्य प्रजामंडल, अब शाहपुरा क्षेत्र आपको पता ही है, भीलवाड़ा वाला। शाहपुरा राज्य प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के साथ ही राज्य को अल्टीमेट दे दिया था कि अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करो। ये आप सब चीजों में लिख सकते हो, जयपुर में मत लिखिएगा, बाकी सब के अंदर लिख सकते हो कि अल्टीमेट दे दिया था। फलस्वरूप प्रजामंडल के कार्यकर्ता रमेश चंद्र ओझा, पता है ना, लादूराम व्यास, जिन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करी थी माणिक्य लाल वर्मा से प्रभावित होकर के, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास वही लोग हैं ये। लक्ष्मी नारायण कोटिया को गिरफ्तार कर दिया गया। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, प्रमुख नेता भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन इसके बाद बावजूद ये मत सोचिएगा कि शाहपुरा के अंदर जो है आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, जनता कर रही थी यहाँ पर आंदोलन। तो अजमेर में कांग्रेस के आह्वान के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ा, कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज अजमेर में क्या हुआ, कह रहे हैं अजमेर में भी कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ पर भी भारत छोड़ो आंदोलन है वो बहुत प्रमुखता से बढ़ा और कई व्यक्तियों को यहाँ पर भी गिरफ्तार करा अजमेर क्षेत्र के अंदर।
इसमें किस कौन कौन थे, देखो ये नाम ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण कोल, माध्यमिक ये आपके पास में आरपीएससी का इन सब चीज़ों से बहुत प्यार होता है, ये नाम दे देंगे तीन की ये लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन में। हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, मुकुट बिहारी भार्गव, अंबालाल माथुर, मौला अब्दुल गफर, शोभालाल गुप्त आदि थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। प्रकाश चंद्र ने इस आंदोलन के संदर्भ में अनेक गीतों को रचकर प्रजा को नैतिक बल दिया। जेलों के कुप्रबंधन के विरोध में बालकृष्ण कोल ने भूख हड़ताल कर दी। ठीक है। बीकानेर में भी देखो, बीकानेर में भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेता थे, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेता थे रघुवर दयाल गोयल को पहले से ही राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, तो अब यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं था जो एक बार शुरुआत करे एटलीस्ट। बाद में गोयल के साथी गंगादास कौशिक और दाऊद दयाल आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं दिनों नेमीचंद आचार्यों ने अजमेर से प्रकाशित एक साप्ताहिक में लेख लिखा जिसमें बीकानेर राज्य में चल रहे दमन कार्यों की निंदा की गई थी। मतलब कुछ उस तरह का जो बाकी जैसे मेवाड़ में हुआ उस तरह के आंदोलन नहीं हुए, लेकिन जनता यहाँ पर भी आंदोलन के लिए मतलब दमन क्यों हो रहा था, इसलिए कि आंदोलन करने में भूमिका निभा रही थी अपनी, चाहे नेता नहीं थे बहुत। राज्य सरकार ने आंचलिया को 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया, करती थी सरकार ऐसा। राज्य में तिरंगा झंडा फहराना अपराध माना जाता था, अतः राज्य में कार्यकर्ताओं ने झंडा सत्याग्रह शुरू कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया। ये बीकानेर की भूमिका थी। अब देखो जैसे अलवर है, बाकी क्षेत्र है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, शिरोई वाला क्षेत्र है, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, इन्होंने भी आंदोलन की जो आग फैली और सभी जगह आंदोलन शुरू हुआ और बढ़ चढ़ करके अंग्रेजी शासन का यहाँ पर भी विरोध हुआ सभी क्षेत्र में। अलवर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, झालावाड़ है। आपसे कभी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्र की या राजस्थान की भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका, तो ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन होगा 10 मार्क का, आप सभी की चर्चा कर सकते हैं। ये तो 10 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आपके बन सकता है। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, फिर आप नोट्सों में ढूंढोगे, कोचिंगों के नोट्सों में नहीं मिलते। हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए। अब देखो पूरा इतनी सारा जो अपन ने पढ़ा, 1857 की क्रांति पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने जो है 1857 की क्रांति के बाद में हम लोगों ने उसे बिचौलिया किसान आंदोलन वगैरह भी पढ़े, किसान आंदोलन पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने प्रजामंडल पढ़ा, उसके बाद में 1857 भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी पूरे रियासतों के प्रजामंडल की योगदान को देखा। अब ये कि अल्टीमेटली इनका सारा कंक्लूजन, तो ये बात यदि आप इसका कंक्लूजन करोगे तो जितना मैंने आपको समझाया पहले भी कि 1857 की क्रांति हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे उसके बाद ये सारी चीज़ें, उनमें जनता को जागरूकता मिली। इसमें सभी वर्गों ने, किसानों ने, जनजातियों ने, महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, छात्राओं ने, सभी वर्गों ने एक तरीके से बढ़ चढ़ करके आंदोलनों में, प्रजामंडल आंदोलनों में, संगठनों में, सभाओं में, संस्थाओं में भाग लिया और बड़े व्यापक स्तर पर हमारे नेताओं ने काम किया, जागरूकता फैलाने का काम किया और इसी के परिणाम स्वरूप जनता जागरूक भी हुई, उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनपी और एक समय आया जब अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन में जनता खुद अपना नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ी, खुद नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ी। तो ये कुछ से लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो बातें सारी मैंने कर रखी है, उनका रिपीटेशन है, फिर भी एक बार अपन गो थ्रू हो जाते हैं, कोई लाइन बच नहीं जाए। एग्जाम पूरा पढ़ा हमने और 2-4 लाइनें छोड़ दी, वहां से क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाता है। तो देखो रियासतों में जन आंदोलन के दौरान लोगों को अनेक प्रकार के जुल्म सहने करने पड़े, रियासतों में करते ही थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि सिर्फ क्रांतिकारी से मिल लेना ही संदिग्ध गतिविधियों में आता था। शासन जो प्रशासन चल रहा है उसके खिलाफ बोलना ही संदिग्ध गतिविधि माना जाता था और उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता था, ये शायद आप 1857 की क्रांति मैंने राजस्थान में शुरू करी, वहां से इन सब चीजों को आप समझ रहे हो। और बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, ये शागरमल गोपा वगैरह जो थे, किस तरीके से केरोसिन डाल करके उनको मारा गया था, ये भी लोग थे। इसी तरीके से बाकी जनता के साथ भी बर्ताव हो रहा था। किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, आदि ने राष्ट्रीय जागृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन थे, मतलब जनता खुद कर रही थी। इनसे सामंती व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हो गई आंदोलन वगैरह करने से, कि ये किस तरीके से जनता का शोषण करते हैं। यद्यपि इन आंदोलनों का लक्ष्य राजनीतिक नहीं था, परंतु निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज से स्वर जो है बहुत तेज हो गए।
जिससे तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना का शिकार होना पड़ा। मतलब कुछ आंदोलन ऐसे थे उस टाइम पे, किसान आंदोलन वगैरह, ये जो इनका राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ये अपनी सीमित मांगों को लेकर के आंदोलित थे, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से जनता का शोषण करते हैं। ब्रिटिश जो सरकार है, जो दावा करती है कि हम सभ्य हैं और हम यहाँ का उत्थान करने के लिए आए, वो किस तरीके से जनता का शोषण कर रहे हैं, ये आवाज़ जो है वो अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंची और वास्तविक स्वरूप जो था ब्रिटिश शासन का, उसको उजागर करने में इन आंदोलनों ने भूमिका निभाई। यदि आज़ादी के पश्चात राजतंत्र और सामंती प्रथा जो है, वो सामंत प्रथा का अवसान हुआ या समाप्त हुई, तो इसमें इन आंदोलन की भूमिका जो थी उसको ओझल नहीं किया जा सकता, मतलब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेक देशभक्तों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मैं शागरमल गोपा का नाम पहली पंक्ति में लेता हूँ, उस तरह के बहुत सारे नेता थे। शहीद बालमुकुंद बिस्सा थे, जो अपन ने बात करी थी, शागरमल गोपा थे, आदि का बलिदान जो है वो प्रेरणा के स्रोत बने। प्रजामंडल आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को संबल मिला। प्रजामंडल ने अपने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक सुधार भी करे, शिक्षा का प्रसार किया, बेगार प्रथा का विरोध किया, इस तरह की चीजें हो रही थी। अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये कहना उचित नहीं है कि राजस्थान में जन आंदोलन केवल संवैधानिक अधिकारों तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए था, स्वतंत्रता के लिए नहीं, ऐसा सही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ 1942 के आते आते यहाँ की जनता आज़ादी चाहती थी, सिर्फ उत्तरदायी शासन ही नहीं, सिर्फ संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हम अब किसी भी तरीके से किसी शासन के अंदर नहीं रहना चाहते, अंग्रेजों के शासन के। डॉक्टर MS जैन ने उचित ही लिखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष केवल बाह्य नियंत्रण के विरोधी नहीं होता, बल्कि निरंकुश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष भी इसी श्रेणी में आता है। क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ के राजा महाराजा ही थे ना, तो ये मानो आपकी सिर्फ राजा महाराजा के विरुद्ध विरोध था, ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स के विरुद्ध भी था, और यहाँ पर जो निरंकुश शासन किया जा रहा था, एक्चुअली उसमें सभी की भागीदारी थी, ब्रिटिशर्स की भी थी और यहाँ के शासकों की भी थी और ठिकानेदारों की थी। हमने देखा कि राजस्थान में 3 स्तर पर शोषण हो रहा था और 3 स्तर पर यहाँ की जनता को विरोध करना पड़ रहा था। तो ना तो वो सामंतों का आधिपत्य चाहते हैं, ना वो राजाओं का चाहते हैं, ना ब्रिटिशर्स का चाहते हैं। यहाँ की जनता सीधा ये चाहती थी कि अब हम लोगों को आज़ादी मिले, सिंपल एज। चूंकि रियासती जनता दोहरी गुलामी झेल रही थी, अतः उसके लिए संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती थी। ये बात थी, लेकिन फिर भी आज़ादी भी चाहिए थी। रियासतों में शासकों का रवैया इतना दमनकारी था कि खादी प्रचार, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं और जैसे रचनात्मक कार्यों को भी उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। अब इनसे किसका, खादी प्रचार करने से, स्वदेशी चीज़ों के वस्तुओं के प्रचार से इसको किसके नुकसान है? लेकिन यहाँ के जो राजा वगैरह थे उन्होंने इन सब चीज़ों को भी प्रतिबंधित किया। ये एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक माने जाने लगे थे। यदि कोई खादी का प्रचार कर रहा था, या कोई स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं का प्रचार कर रहा था, या कोई स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर रहा था, तो इसे माना जाता था कि क्रांतिकारी है, और इन गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए उसकी गिरफ्तारी की जाती थी, और गिरफ्तारी से पहले पीटा जाता था, उसके ऊपर बाद में गिरफ्तारी के बाद भी उसके ऊपर दमन चक्र चलाया जाता था। इसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध होने के कारण जन चेतना के व्यापक प्रसार में अड़चनें आई। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी लोक संस्थाओं की भागीदारी कठिन थी। जब तक कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों को समर्थन नहीं दिया, मैंने कहा था, आपको बताया कि हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार समर्थन प्राप्त हुआ, तब तक राजस्थान की रियासतों में जन आंदोलन को व्यापक समर्थन नहीं मिल सका। हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात रियासती आंदोलन राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गया था और उसके बाद आम जनता का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए जो यहाँ के लोग थे राजस्थान के, वो इसलिए कांग्रेस का समर्थन चाहते थे ताकि व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हो। धीरे धीरे राजस्थान आज़ादी के संघर्ष के अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहा था। आज़ादी से पूर्व राजस्थान विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। 19 देशी रियासतें, 2 चीफ जो एरियाज थे, वो एक ब्रिटिश शासित प्रदेश था। इनमें सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी और सबसे छोटा लावा चीफ शिप जो क्षेत्र था, 2 चीफ शिप क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नर वगैरह के उनके नियंत्रण में आते थे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया समस्त भारतीय राज्यों के एकीकरण का हिस्सा थी। एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन सहित स्थानीय शासक, रियासतों के जन नेता जिसमें जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, प्रेम नारायण माथुर, गोकुल भाई भट्ट आदि शामिल हुए और इनकी काफी भूमिका रही एकीकरण के अंदर। और अपना पता ही आपको कितने चरणों में एकीकरण हुआ। जनता रियासतों के प्रभाव से मुक्त होना चाहती थी क्योंकि वे उनके आतंक और लोकतांत्रिक शासन से नाखुश हो गई थी। साथ ही वे स्वयं के राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती थी।
राजस्थान में संचालित राष्ट्रीयवादी गतिविधियों एवं विभिन्न कारकों ने मिलकर राजस्थान में एकता का सूत्रपात किया था। इसलिए 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी जयपुर को बना दिया गया। पंडित हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री के नियुक्त किया गया और ये सारी गतिविधियां इस तरीके से हुई। तो ये भूमिका थी किसकी? राजस्थान की भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जिस तरीके से चीजें दी होती है वैसी कहीं नहीं होती। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करिएगा ध्यान से, ठोलिया 10% डिस्काउंट के लिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको यदि एनरोलमेंट में किसी तरह का इश्यू आ रहा है तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए पहले 8744035689 पे। इसके लिए आप बहुत ही कम चार्जेस हैं। यदि आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस है 6300। यदि आप 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चार्जेस है 7560, जो बहुत ही कम है। इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस, आपकी आंसर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। आपको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उस तरह की। कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।